हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 2 की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट देखना है। पार्ट नंबर 1 में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट करा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप उसे वहां चेक कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नाम से ही पता लग रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से जो भी आपको इनकम होती है उसके टैक्सेशन की बात होती है कि कैसे वो कैलकुलेट करी जाती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, कैसे उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब किस तरीके से इसके अंदर चार्ज करा जाता है इनकम को। सेक्शन 22 डील करता है annual value of any property is accessible under this head if all three conditions satisfy। इसके अंदर आपकी इनकम तभी कैलकुलेट होगी, मतलब टैक्स होगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहला है असेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो असेसी है, मतलब जो जिस पर्सन की टैक्स कैलकुलेशन हो रही है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग एंड अटैच्ड लैंड। जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड आपकी होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टी शुड नॉट यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। जो वो प्रॉपर्टी है वो ओनर अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करेगा, या तो उसमें खुद रहेगा या फिर उसको किराए पर देगा। तो उससे अगर कोई इनकम होती है या लॉस होता है, वो इस हेड के अंदर आएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट आता है इसमें डीम्ड ओनरशिप का, सेक्शन 27। वैसे ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ डीम्ड ओनरशिप क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द फॉलोइंग पर्सन आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एक तो आपका एक्चुअल ओनर होता है। एक्चुअल ओनर के अलावा हम और किस किस को उस प्रॉपर्टी का ओनर मान सकते हैं, वो कहलाता है डीम्ड ओनरशिप। पहला है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, और टू अ माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिज डॉटर shall be deemed owner of the house property show transformed section 27 clause I। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के, या अगर वाइफ है तो वो प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफर कर देती है, या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम ट्रांसफर कर देते हैं वो प्रॉपर्टी को, बिना किसी एडुकेट कंसिडरेशन के। मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उस वैल्यू के बिना थोड़ी बहुत वैल्यू ले देकर उसे दूसरे पर्सन के, अपने फैमिली मेंबर के नाम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस केस में वो खुद ही जो ट्रांसफर कर रहा है वही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा, ना कि जिसके नाम ऑफ प्रॉपर्टी हो गई है वो। कि क्योंकि उसने इन एडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करी है, तो वही जिसने ट्रांसफर करी है वही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। और अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम जनरेट होगी तो उस डीम्ड ओनर के ही इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द होल्डर ऑफ अ इम्पार्शियबल स्टेट शैल बी डीम्ड टू द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। क्या बोला है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको हम पार्शियली डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो
एक उसका ओनर माना जाएगा, वही पूरी उस स्टेट का ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू whom a building or a part thereof allotted or leased under the householding scheme of the society, it is treated as deemed owner of such property। क्या बोला है, अगर एक मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसने क्या करा है, उसे उस मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी की किसी स्कीम के वजह से जो प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सा मिल गया है, उसका वो ओनर बन गया है। तो उस केस में क्या होगा, जो डीम्ड ओनर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का, वो कौन, वो सोसाइटी ही उसकी डीम्ड ओनर मानी जाएगी। नेक्स्ट है पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इन बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ। एक पर्सन जो कि जिसे क्या है, अलाउ है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन अपने पास रख सकता है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर उस पर्सन को ही माना जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन हु एक्वायर एनी राइट excluding any right by way of lease for a month to a month for a period not exceeding 1 year or with respect of any building or part thereof shall deemed be the owner of the building or part thereof prescribed under 12 year लीज। क्या बोला है, एक पर्सन जिसके पास राइट है प्रॉपर्टी को लीज पर लेने का, वो कितने, 1 साल से ज्यादा, और लगभग जो लीज होती है वो आपकी 12 ईयर्स की कुछ की लीज है। तो अगर इस केस में वो उसका पोजीशन का राइट है उस पर्सन के पास, तो उसे ही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि 12 ईयर की लीज है। अगर वो रिन्यू हो रही है लीज, तो फिर उस केस में उसे डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन हु टेक्स लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अपॉन इट। एक पर्सन जो लीज पर लैंड को लेता है, उसके ऊपर हाउस बना देता है, घर बना देता है, तो उस केस में वही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये था आपका डीम्ड ओनर का कंसेप्ट। नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। पहला है बिल्डिंग सिचुएटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट। पहला है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क हो रहा है, एग्रीकल्चरल की वजह से वो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होता है। फिर हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और गेम्स और स्पोर्ट एसोसिएशन एंड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर जो प्रॉपर्टी है वो इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर पर्पस ऑफ मार्केटिंग ऑफ कमोडिटी एंड यूज्ड फॉर लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस फॉर स्टोरेज और कमोडिटी। क्या बोला है, अगर प्रॉपर्टी किसी अथॉरिटी से बिलोंग करती है, जो किसी लॉ के अंदर कोई अथॉरिटी बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसमें मार्केटिंग ऑफ कमोडिटी या फिर लेटिंग आउट के लिए यूज हो रही है, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट स्टेबलाइज होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर ट्रस्ट की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस पर जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होती है। हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी एंड यूज्ड फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो असेसी की है, लेकिन वो उसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर टैक्स नहीं होगी उसकी इनकम। नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। द फाइनेंस एक्ट 1986 provide that where the property consists of one house or part house in the occupation of the owner for his own residence and not actually let out during any part of previous year, the annual value of such house shall be taken to be nil। क्या बोला है, अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज का केस है, उस केस में क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, मतलब जो असेसी है वो अपने खुद के रहने के लिए उस घर का यूज कर रहा है, उसने किसी उसे किराए पर नहीं दे रखा है, तो उस केस में जो एनुअल वैल्यू होगी, मतलब जो एनुअल इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की, वो क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। अब किस तरीके से आपकी हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसे हम एसओपी कहते हैं। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसे हम एलओपी कहते हैं। एसओपी का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो टैक्स, जिसके टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है, असेसी है जो, वो क्या कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी को अपने रहने के लिए यूज कर रहा है, तो वो आ जाएगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में।
वहीं अगर उसने उसे किराए पर दे रखा है और उससे उसे रेंट मिल रहा है तो वो आ जाएगा आपका लेट आउट प्रॉपर्टी में। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट होता है आपका। पहले आती है आपकी म्युनिसिपल वैल्यू, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। म्युनिसिपल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कुछ भी नहीं होती है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में वैल्यू होती है। फिर आता है आपका फेयर रेंट, एसओपी में कुछ भी नहीं होता है, एलओपी में आपका रेंट क्वेश्चन में दिया गया होता है। फिर आपको इनमें से लेना होता है ऊपर वाले में से जो भी दोनों हाइयर है वो वैल्यू आपकी आ जाती है थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पे आता है आपका स्टैंडर्ड रेंट। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा होता है आपका, जो आपने थर्ड पर वैल्यू ली और फोर्थ पर जो आपने वैल्यू ली उसमें से जो भी लोअर वाली वैल्यू है वो होता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। सिक्स नंबर पे आता है आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। सेवंथ नंबर पे आती है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, जो फिफ्थ और सिक्स नंबर पर वैल्यू है उसमें से जो भी हाईयर वैल्यू होगी वो बन जाती है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से आप जो म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो माइनस कर देते हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद ये क्या होता है, मतलब एक तरीके से आपकी इतनी नेट इनकम हुई है। अब उसमें से आपको दो डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 24 के अंदर। क्या होते हैं डिडक्शन, पहला होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आई है इसका आप 30% कम कर देते हैं अपनी इनकम में से। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई भी लोन वगैरह ले रखा है जिस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो लोन की अमाउंट इसमें कम हो जाती है, लेकिन कितनी अमाउंट कम होती है उसकी एक लिमिट है जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये दोनों डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी निकल के आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए एसओपी के केस में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, डायरेक्टली अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आता है और आपका डायरेक्ट लॉस निकल के आता है एसओपी में। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो रहती है इनकम की। लेट आउट प्रॉपर्टी में आपकी वैल्यू निकल के आती है लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग म्युनिसिपल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के लिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, एमसीडी वाले होते हैं, वो जो आपके घर की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं वो कहलाती है आपकी म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट व्हिच ए सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी इफ इट लेट आउट फॉर अ ईयर। फेयर रेंट का मतलब होता है कि आपके ही जैसी अगर कोई और सेम प्रॉपर्टी होगी उसी एरिया में या आसपास के एरिया में तो उसका कितना रेंट होगा एक साल का, वो कहलाता है आपका फेयर रेंट। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड रेंट। इट इज द सम फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू रेंट कंट्रोल एक्ट। द एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट बी हायर देन स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड अंडर एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी उसके अंदर कवर होती है तो आपको एक रेंट बताया जाता है कि इतना तो रेंट आपका होगा प्रॉपर्टी का, जो आपका स्टैंडर्ड रेट है रेंट का वो आपका वो कहलाता है स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेंट। तो दिस इज द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट कैन बी सेड टू बी द मोस्ट लाइकली रेंट फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है कि उस एरिया में आपको कितने टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट रहेगी और उससे आपको मतलब एक तरीके से कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना आपको रेंट मिलेगा, वो कहलाता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ई में आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो इट इज द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। एक्चुअल रेंट में आपको अपने टेनेंट से उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने पर कितना रेंट मिला एक ईयर में, वो कहलाता है आपका एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में से आपका अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका टेनेंट रहा 12 महीने लेकिन वो 2 महीने का रेंट दे ही नहीं रहा है, तो वो कहलाता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब जो आपका रेंट ड्यू हो गया था पर रियलाइज नहीं हुआ, तो वो वैल्यू आपकी कम हो जाती है। लेकिन किस केस में कम होती है उसकी कुछ कंडीशंस है वो हम नीचे देखेंगे। उसके बाद आता है आपका म्युनिसिपल टैक्सेस। तो दीज इंक्लूड सर्विस टैक्स एविडेड बाय म्युनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, जो एमसीडी के टैक्सेस वगैरह होते हैं वाटर के लिए, फायर टैक्स, ये सारे आते हैं आपके म्युनिसिपल टैक्स के अंदर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी अलाउड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलता है अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी।
पहला, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। एसओपी के केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, दीज टैक्सेस मस्ट बी बोर्न बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने इसका पे करा होना चाहिए। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन लैंडलॉर्ड को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, द म्युनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। और ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाने चाहिए। ईयर के बाद अगर पे होंगे तो उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आता है अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन। मतलब जो ये अनरियलाइज्ड रेंट है इसे हम कब कब लेस करेंगे। हर केस में ये अनरियलाइज्ड रेंट आपका लेस नहीं होगा। Only current year unrealized rent will be allowed as deduction from the annual rent to arrive at rent received or receivable provided the following condition has been satisfied। आपको कुछ कंडीशन बताइए, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको अगर करंट ईयर का ही सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट आपको एज अ डिडक्शन अलाउ होता है, पुराने किसी भी ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट आपको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशन है। पहला है, द टेनेंट इज बोनाफाइड। आपका जो टेनेंट है वो बोनाफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप हैव बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी। जो आपका टेनेंट है जो रेंट नहीं दे रहा है आपको जितने भी मंथ का, उससे आपको प्रॉपर्टी वैकेट करवा लेनी है, खाली करवा लेना है। और आप अगर खाली करवा रहे हैं तो आपने सारे स्टेप ले चुके होने चाहिए आप। ठीक है। फिर आता है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट आफ्टर वैकेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी डज नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सेम ओनर। जिस टेनेंट ने आपका घर वैकेंट करा है मतलब खाली करा है, वो आपके किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से खाली करके कहीं और चला गया है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, द assessee has taken the legal step to recover the rent and satisfying the assessing officer that legal proceeding will be useless। फोर्थ पॉइंट बोला है कि उस रेंट को रिकवर करने के लिए जो आपका टेनेंट पैसे नहीं दे रहा था उसको करने के लिए आपने सारे लीगल एक्शन ले लिए होने चाहिए। जो भी आपको लीगल एक्शन लेने हैं, केस फाइल करना है, वो सारे आपको एक्शन ले लेने हैं। और जो असेसिंग ऑफिसर है उसे सेटिस्फाई करना है कि हाँ आपने सारे एक्शन लिए थे। ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल जाता है और वो आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड में से लेस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको कैसे मिलता है। तो देखिए, एनी इंटरेस्ट पेड और रिमेन आउटस्टैंडिंग ऑन लोन टेकन विल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ लोन इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल ऑफ हाउस। क्या बोला है, अगर आपने किसी भी तरीके का हाउस के लिए लोन ले रखा है, चाहे उसकी परचेज के लिए, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे उसके रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तो अगर आपने वो लोन ले रखा है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 24 के बी के अंदर। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड प्रायर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या बनाने से पहले लिया था, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो वेयर लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड विल बी अलाउड इन 5 equal annual installment starting from the previous year in which construction of the property has been completed। क्या बोला है, अगर कंस्ट्रक्शन से पहले का कोई लोन है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो उसका डिडक्शन आपको एक बार में नहीं मिलेगा। उसके लिए आप उस इंटरेस्ट की अमाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, हर ईयर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा उतनी अमाउंट का। ये आपको एग्जाम्पल दिया है इसी चीज से रिलेटेड। नेक्स्ट है, लेट आउट हाउस विच रिमेन वैकेंट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब अगर आपका टेनेंट है वो कुछ साल के कुछ महीने आपके यहाँ पर इसमें रहा, आपके जो हाउस है उसमें रहा, उसके बाद वो खाली करके चला गया, तो वो कहलाता है आपका लेट आउट हाउस रिमेन वैकेंट फॉर सम और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, हाउस रिमेन वैकेंट फॉर फुल ईयर इन सच केस ग्रोस एनुअल वैल्यू विल बी नील। अगर पूरे साल घर खाली रहा है तो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कुछ पार्ट के लिए अगर खाली रहा है तो इफ एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट द एक्चुअल रेंट विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या बोला है, अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है और एक्सपेक्टेड रेंट कम है, इस केस में कि आपका जो घर था वो कुछ टाइम तक तो उसमें टेनेंट रहा और कुछ टाइम के बाद छोड़कर चला गया,
तो आपका जो एक्चुअल रेंट है वो ज्यादा है और एक्सपेक्टेड रेंट कम है, तो जो आपका एक्चुअल रेंट होगा वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। फिर अगर एक्चुअल रेंट कम है और आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल रेंट जो है वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। अब कुछ है हमारे स्पेशल पॉइंट इस हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम से रिलेटेड। पहला है, इफ हाउस प्रॉपर्टी हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट, वन ऑफ विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर own रेजिडेंशियल पर्पस एंड अदर यूनिट आर लेट आउट or used for own business, then valuation of each unit will be determined separately। क्या बोला है, अगर एक ही हाउस की दो यूनिट है, मतलब एक फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, कैसे भी अलग अलग दो यूनिट है एक ही हाउस की, और उस केस में क्या हो रहा है, एक हाउस ओनर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और एक हाउस में क्या हो रहा है, उसे लेट आउट कर रखा है, तो उस केस में आपको दोनों की अलग अलग सेपरेटली इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है। Next, the income from one house property in current year be deducted first from any loss incurred from another house property। क्या बोला है, अगर करंट ईयर में आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस होता है तो पहले उसे आप किस में से डिडक्ट करेंगे, उस लॉस को प्रीवियस ईयर की इनकम में से आप उसे डिडक्ट कर सकते हैं। पहले आपको उसी में से करना है, उसके बाद किसी और लॉस से सेट ऑफ करना है। Next, if loss is left over after set off, it can be deducted from any other source of income in that year up to maximum of 2 lakh। अगर सेट ऑफ प्रीवियस ईयर के लॉस को इस ईयर के इनकम के साथ सेट ऑफ वगैरह करने के बाद भी आपका लॉस बच जाता है, तो क्या करना है, आप उसे दूसरे किसी हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपीज तक की अमाउंट को ही आप सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं। If there is still a loss, it will be carried over the following year and only be write off against income from residential real estate। क्या बोला है, अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपका कोई लॉस रह जाता है तो आप उसे आगे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर में सिर्फ उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर पाएंगे और किसी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अ लॉस में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर। और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसे आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल के बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इंटरेस्ट ऑन लोन वाली हमने डिडक्शन देख ली, 24 वाली डिडक्शन देखनी है, वैसे तो हम देख चुके हैं इंटरेस्ट वाली, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का, और द डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। चाहे आपका कोई खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ये डिडक्शन 30% का मिल जाता है। फिर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको सिर्फ 24A का डिडक्शन मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वो सॉरी 24A का डिडक्शन नहीं मिलता है, जो 30% वाला है वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू नील होती है, जिससे नेट एनुअल वैल्यू भी नील आ जाती है और उसका 30% नील ही होता है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अगर बोरोड कैपिटल है तो क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो इंटरेस्ट पेबल होता है उस बोरोड कैपिटल पर रिनोवेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए होना चाहिए, आपने लोन लिया होना चाहिए। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फुल्ली क्लेम्ड इन दैट ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंप्लीशन। क्या बोला है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है तो चाहे कितनी भी अमाउंट हो आप उस पूरी अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन वाला बता ही दिया मैंने कि अगर हाउस कंस्ट्रक्ट होने से पहले का कोई लोन है उस पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंटरेस्ट आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल होता है एज अ डिडक्शन इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी था, अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन होता है वो 2 लाख रुपए तक का अलाउ होता है। उसके लिए भी कंडीशन है, 2 लाख का कब होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी मतलब जो लोन है वो 1/4/1999 के बाद का होना चाहिए और लोन आपका एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेट आउट में नेक्स्ट है एनी सब्सिक्वेंट लोन बोरोड टू रिपे द ओरिजिनल लोन शैल बी एंटाइटल्ड टू द सेम ट्रीटमेंट एज ओरिजिनल लोन। अगर पुराने लोन को खत्म करने के लिए कोई नया लोन ले लिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही होता है।
सेल्फ ऑक्यूपाइड में इफ प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड देन इट शुड बी कंप्लीट बिफोर 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन इज बोरोड। देन क्या बोला है, अगर प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जानी चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। लेट आउट में नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। जो ये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, ना कि रेसिट या पेमेंट बेसिस पर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर एक्वायरिंग द लोन विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर ब्रोकरेज और कमीशन दिया आपने लोन को एक्वायर करने की तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन शैल बी अलाउड अप टू 30,000। वैसे 2 लाख की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, लेकिन अगर वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सिर्फ आपको 30,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, अगर वो चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट है टॉपिक डीम्ड लेट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। If there is more than one self-occupied house, then the assessee may exercise an option to treat any one of the house to be self-occupied. The other house will be deemed to be let out and annual value of the house will be determined as in the case of let out property. The assessee in this case should exercise the option in such manner that taxable income is the minimum. क्या बोला है, अगर किसी assessee के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और उसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा, असेसी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकता है, बाकी जो दूसरे आपकी प्रॉपर्टी है उसे डीम्ड लेट आउट मानकर इनकम को कैलकुलेट करना होगा। अब जब दोनों का इनकम कैलकुलेट होगा, अगर आप नॉर्मल करें और डीम्ड लेट आउट मान के पहले एक को लेट आउट कर ले फिर दूसरे को, सारे केसेस देखने और जिस केस के अंदर आपकी सबसे कम इनकम बन रही है वो वाली आपकी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाती है। तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का यही कंसेप्ट होता है कि आपका एक तरीके से डीम्ड ओनर बना डीम्ड करना पड़ता है आपको कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगी, कौन सी आपकी रेंटल रहेगी, टेनेंट को आप किराए पर देंगे, तो वो उस चीज के लिए ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया है, ठीक है। यही आपको एग्जांपल भी दिया गया है इसी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट व्हेन नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कब आपका इंटरेस्ट है वो आपका डिडक्ट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं इंडिया के बाहर तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा 24B का, unless the tax on same has been paid or deducted at source in respect of which there is no person to India who may be treated as agent of the recipient for such purpose। अगर उस जो आप पे कर रहे हैं इंडिया के बाहर उस पर आपने टैक्स पे कर दिया है तो फिर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है अरियर और रियलाइजेशन ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट और रियलाइजेशन ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पिछले कुछ ईयर का रेंट है जो उस टाइम पर आपके टेनेंट ने नहीं दिया था लेकिन बाद में उसने वो रेंट आपको दे दिया, तो उस केस में आपको क्या कर होता है, जो आपकी सारा रेंट होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाता है, बट उसमें से आप क्या कर सकते हैं 30% का आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है जितनी आपकी इनकम आई। मतलब अगर अरियर ऑफ रेंट मिला आपको 1 लाख रुपए का तो उसमें से आपका 30,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, सिर्फ आपकी 70,000 वाली जो वैल्यू है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी। को ओनरशिप के कंसेप्ट है सेक्शन 26। को ओनरशिप के कंसेप्ट में क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है तो उस केस में क्या होता है, दोनों के लिए आप अलग अलग कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों की अलग अलग कैलकुलेट होगी और दोनों की जब अलग अलग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी तो उसमें फिर दोनों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए दोनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हमारी जो ये यूनिट नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।